रात के 3 बजे थे। बारिश हो रही थी। मोनिका 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और इस वक्त अकेली थी। उसे लगा बस अब यही अंत है। लेकिन तभी अंधेरे में से एक 12 साल का नन्हा बेघर लड़का सामने आया और बोला, मैम, मैं आपकी डिलीवरी में मदद कर सकता हूं। मोनिका को उस रात खुद गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। उसकी असिस्टेंट पहले ही जा चुकी थी। उसका पति वो तो एक बार फिर शहर से बाहर था और मां तो प्रेनप एक तरह का शादी से पहले का समझौता होता है जिससे बाद में झगड़े या कानूनी विवाद से बचा जा सके। झगड़े के बाद से फोन उठाना भी छोड़ चुकी थी। रात के 3:12 पर जब तेज लेबर पेन शुरू हुआ तो मोनिका ने बस अपना बैग उठाया, अपनी ब्लैक एसयूवी में बैठी और सीधे जोसेफ्स मेडिकल सेंटर की तरफ निकल पड़ी। अकेले, बिल्कुल अकेले। लेकिन वो बस 12 ब्लॉक ही जा पाई थी। मेडिसन और ग्रैंड व्यू के चौराहे पर उसकी एसयूवी ने एक अजीब सी खांसी जैसी आवाज की और फिर रुक गई। डैशबोर्ड की लाइटें टिमटिमाई और फिर सब कुछ बंद। नहीं नहीं नहीं, मोनिका चिल्लाई। उसने फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने स्टीयरिंग पर हाथ मारा और तभी बच्चा पेट में जोर से लात मारता है। फिर अचानक एक और जोरदार पेन ऐसा लगा जैसे किसी ने कमर में कोई नुकीली चीज घुसा दी हो। वो चीखी, छोटा तेज चीख, और सामने की सीट को पकड़ लिया खुद को संभालने के लिए। फोन उठाया, स्क्रीन काली, बिल्कुल डेड। बाहर की सड़कों पर सन्नाटा था। लाइटें धीमी धीमी चमक रही थीं। बारिश अब हल्की हल्की विंडशील्ड पर गिर रही थी। मोनिका की सांसें तेज हो रही थीं। उसने माथे से पसीना पोंछा और खुद से बोली, ठीक है, मैं किसी को रोक लूंगी। लेकिन सड़क खाली थी, कोई था ही नहीं। वो गाड़ी से बाहर निकली। उसके डिजाइनर फ्लैट्स गीले टार पर पड़े। वो थोड़ा झुककर पेट पकड़कर चिल्लाई, कोई है? हेल्प प्लीज। लेकिन जवाब में सिर्फ एक पुरानी वेंडिंग मशीन की आवाज और दूर से आती हवा की सिसकारी थी। और तभी एक आवाज आई, छोटी सी, शांत, जैसे बहुत सधा हुआ हो। मैम, मैं आपकी डिलीवरी में मदद कर सकता हूं। मोनिका ने चौंक कर देखा, पेट को कसकर पकड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। करीब 20 फीट दूर एक कमजोर सी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा था एक लड़का, बमुश्किल 12 साल का, दुबला पतला, नंगे पैर। एक बड़ा सा होडी उसके छोटे से शरीर को ढक रहा था। जिम शॉर्ट्स भीग चुके थे। वो एक पुराने बंद पड़े किराना स्टोर के बाहर दूध की क्रेट पर बैठा था। वो उसकी तरफ आया भी नहीं, बस बैठा रहा, सीधा देखता रहा, संजीदा, शांत, जैसे पहले से सब जानता हो। क्या कहा तुमने? मोनिका ने पूछा। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आपने किसी की जरूरत होगी, मैंने पहले देखा है ऐसे। मोनिका पीछे हटी। उसका पैर फुटपाथ से टकराया। वो लड़खड़ाई, गाड़ी का दरवाजा पकड़कर किसी तरह संभली और तेज दर्द में दांत भींचकर बोली, मैं 911 को कॉल कर रही हूं। उसने फिर से फोन देखा, अब भी बंद। उसने लड़के को देखा और चिल्लाई, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। लेकिन लड़का टस से मस नहीं हुआ, बस धीरे से बोला, आपका पानी अभी टूटेगा, फिर आप चल भी नहीं पाएंगी। मोनिका ठिठक गई। ये वो कैसे जानता है? उसने नीचे देखा। उसकी जांघों के बीच से कुछ गीला महसूस हुआ। उसे खुद भी पता नहीं चला था। उसके मुंह से एक भारी सांस निकली। तुम्हें यह कैसे पता? लड़का खड़ा हो गया, करीब नहीं आया, बस स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा रहा। मेरी मां घरों में डिलीवरी कराती थी, मैं उनकी मदद करता था, मुझे पता है क्या करना है। मोनिका का शरीर कह रहा था भागो, लेकिन दिल, कोई बहुत पुरानी अंदर की आवाज कुछ और कह रही थी। फिर एक और कॉन्ट्रैक्शन, और इस बार इतनी तेज कि वो चीख भी नहीं पाई। बस घुटनों के बल गाड़ी के पास गिर गई और दर्द में बस इतना ही बोली, ठीक है, ठीक है। लड़का धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, हाथ खुले रखे। उसकी आंखें मोनिका की आंखों में थीं। वो कुछ कदम दूर रुक गया। आपको किसी साफ जगह बैठना होगा, उसने कहा। ना जमीन पर और ना गाड़ी की सीट पर, वो बहुत नीचे है। आपके पीछे एक बेकरी है, वहां की छत के नीचे बैठ सकते हैं। चल पाएंगी? मोनिका ने उसकी तरफ देखा, हर नस में जैसे आग लगी हो, लेकिन बिना कुछ बोले उसने सिर हिलाया। लड़का उसके पास आया,
अपना हाथ बढ़ाया और बिना एक शब्द कहे मोनिका ने उसका हाथ थाम लिया। वो हाथ किसी मर्द का नहीं था, वो हाथ एक बच्चे का था, लेकिन मजबूत था, भरोसेमंद था। बारिश, रात के 3 बजे और एक अनजान लड़का। उस लड़के की हूडी से हल्की सी पेट्रोल और भीगे हुए कार्डबोर्ड की महक आ रही थी, लेकिन मोनिका को फर्क नहीं पड़ा। वो हूडी को ऐसे थामे हुए थी जैसे वही उसे जमीन पर गिरने से बचा रहा हो। वो लड़का धीरे धीरे, बहुत संभल कर उसे बंद पड़ी बेकरी के पीछे की ओर ले गया। हर कदम पर मोनिका के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। बेकरी के पीछे का शेड हल्की बारिश से थोड़ा बहुत बचाव दे रहा था। दीवार के पास एक पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी गिरी हुई थी। लड़के ने इधर उधर बिखरे कुछ रैपर हटाए और एक पुराना कंबल निकाला जो उसने एक क्रेट के पीछे छिपा कर रखा था। वो कंबल पुराना था लेकिन सूखा था। उसने इशारे से मोनिका को बैठने को कहा। मोनिका ने नीचे देखा, फिर उसकी ओर। तुम यहीं सोते हो? उसने पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराया और उसकी मदद करते हुए बोला, जब बहुत ठंड या बारिश ना हो तो हां। मोनिका किसी तरह उस कंबल पर बैठ गई, दर्द के साथ कराहती हुई। अब उसकी सांसें तेज और अनियमित हो गई थीं। चेहरा भी सफेद पड़ गया था। तुम्हारा नाम क्या है? उसने थकी हुई आवाज में पूछा। बबलू, उसने कहा। बबलू, मैं मोनिका हूं। उसने हल्के से सिर हिलाया। बबलू उसके पास घुटनों के बल बैठ गया, उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए। अब हर 4 मिनट पर पेन आ रहा है, उसने कहा। तुमने टाइम किया? मोनिका हैरानी से बोली। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ उठाया और नब्ज देखने लगा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन छूने में बेहद सधी हुई। मेरी मां कहती थी जब 5 मिनट पर दर्द शुरू हो तो तैयारी कर लो, जब 4 मिनट पर आए तो दूर मत जाना, और जब 3 पर आए तो रुको मत। अब वो कहां है? मोनिका ने पूछा। बबलू एक पल को रुका। वो अब नहीं है। मोनिका ने कुछ और पूछना चाहा, लेकिन कुछ उसके लहजे में ऐसा था कि वो चुप रह गई। एक और जोरदार कॉन्ट्रैक्शन आया। इस बार मोनिका बबलू की हूडी को कस के पकड़कर झुक गई। उसका चेहरा दर्द से बिगड़ गया। मैं ये सड़क पर नहीं कर सकती। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो? बबलू बिल्कुल नहीं घबराया। उसकी आंखें शांत थीं। अब शुरू हो चुका है, इसे अब रोका नहीं जा सकता। उसने क्रेट के नीचे से एक पुराना बैग निकाला और उसमें से कुछ कपड़े निकाले, पुराने तौलिए। एक तौलिया ऐसा था जैसे कभी किसी बच्चे का ब्लैंकेट रहा हो। एक तौलिए पर कुछ दाग थे, जिसे देखकर मोनिका का मन थोड़ी देर को उलटने लगा। मैंने इन्हें कल रात डाइनर की रसोई में चुपके से उबाला था, बबलू ने जल्दी से कहा। साफ है? पक्का? मोनिका को सब सपना सा लग रहा था। एक 12 साल का बच्चा उसके बच्चे की डिलीवरी कराने जा रहा था, वो भी एक बेकरी के पीछे। लेकिन उसे बहुत सी बातें पता थीं, वो बातें जो आम बच्चे नहीं जानते। उसने तौलिए नीचे बिछाए और एक उसके नीचे रख दिया। अब गहरी सांसें लो, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। मोनिका ने कोशिश की, लेकिन उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सुनो, बबलू ने धीरे से कहा, मेरी तरफ देखो। मोनिका ने उसकी आंखों में देखा। तुम अकेली नहीं हो, ठीक है? मैं यहीं हूं, जैसे मैं अपनी मां के साथ होता था। मुझे पता है मुझे क्या करना है। उसकी बातों में कोई घबराहट नहीं थी, कोई झूठ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद पर पूरा भरोसा करता हो। मोनिका ने सिर हिलाया। अच्छा, बबलू बोला। अब अगला दर्द कब शुरू हो रहा है बताना। कुछ सेकंड बाद मोनिका ने उसका हाथ कस के पकड़ा। अब ये 6वां था, बबलू बोला। बहुत तेजी से बढ़ रही हो। ये बुरा है? इसका मतलब है तुम्हारा बच्चा अब आना चाह रहा है। हमें उसके साथ चलना है, उसके खिलाफ नहीं। उसका? मोनिका ने पूछा। का? वो हल्का सा मुस्कुराया। बस एक एहसास है। मोनिका हंसी, दर्द और डर के बीच की हंसी। उम्मीद है तुम सही हो। मैं हूं, उसने सीधा जवाब दिया। अचानक मोनिका ने उसका हाथ कस के पकड़ा, उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, अगर मुझे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, उसने तुरंत कहा। लेकिन अगर हुआ तो मैं उसका ख्याल रखूंगा, मैं वादा करता हूं। मोनिका उसकी आंखों में देखती रही, और इस बार कुछ उसके अंदर बदल गया। डर नहीं, भरोसा भी नहीं शायद,
लेकिन कुछ तो था। बेकरी के पीछे सुबह का नीला अंधेरा पसरा था। दूर कहीं एक कूड़ेदान की गाड़ी चल रही थी, लेकिन वहां उस पल बस मोनिका थी, बबलू था और उसके सीने में उठता एक एक दर्द। वो अब एक तरफ लेटी हुई थी, एक पैर मोड़े हुए, कंबल का कोना इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उंगलियां सफेद पड़ गई थी। उसकी कमर ऐसे दर्द कर रही थी जैसे अभी टूट जाएगी। कितना और? उसने दांत भींचते हुए पूछा। बबलू ने अपने जूते में बंधी टूटी हुई घड़ी की तरफ देखा। उसका शीशा खुरचा हुआ था, लेकिन सेकंड की सुई धीरे धीरे चल रही थी। हर बार संकुचन के बीच का समय अब 3 मिनट 30 सेकंड हो गया था, या शायद उससे भी कम। मोनिका ने दर्द से भरी एक धीमी आवाज निकाली। यह बहुत जल्दी है, मेरी ड्यू डेट तो अगले हफ्ते की है। बच्चे ड्यू डेट नहीं देखते, बबलू ने शांति से जवाब दिया। जब आना होता है आ जाते हैं। यह बात बिल्कुल भी तसल्ली देने वाली नहीं है, मोनिका कराहते हुए बोली। बबलू हल्का सा मुस्कुराया। तसल्ली देने के लिए नहीं कही थी। फिर उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई जब वो मोनिका के पास बैठकर सूखे तौलिए बिछाने लगा। उसने एक नजर फिर से मोनिका के चेहरे पर डाली। उसका चेहरा लाल हो रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें थीं। तुम अच्छा कर रही हो, उसने कहा। बड़े बड़े लोग भी इससे ज्यादा घबरा जाते हैं। मोनिका ने गहरी सांस ली, नाक से अंदर फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ी। तुमने ऐसे कितने बच्चों को जन्म लेते देखा है? उसने पूछा। करीब 8, बबलू ने कहा। 8? मोनिका हैरान हो गई। मेरी मां ये काम करती थी, वो बोला। कई लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे। मैं हाथ पकड़ता था, पानी गर्म करता था, टांगे संभालता था। एक बार तो कॉर्ड भी मैंने ही काटी थी जब मां बेहोश हो गई थी। मोनिका को हंसी आ जाती अगर अगला संकुचन इतना तेज न होता। उसका पेट जैसे लोहे की रॉड से कस गया हो। उसने तेजी से सांस खींची। ये बहुत ज्यादा दर्द वाला है, बहुत ज्यादा। सांस लो मिस मोनिका। बबलू की आवाज अब थोड़ी सख्त और मजबूत हो गई थी। छोटी छोटी सांसें, स्टेडी, लड़ना मत इससे। मोनिका ने होंठ भींचकर कोशिश की। दर्द भयानक था, लेकिन बबलू की आवाज में जो भरोसा था उसने उसे टूटने से बचा लिया। बबलू ने पास पड़े क्रेट से एक पानी की बोतल निकाली। पियो, उसने कहा। कहां से लाई ये? मोनिका ने पूछा। जिम के पीछे से। फिल्टर खराब था लेकिन पानी सही है। मोनिका ने धीरे धीरे पिया। थोड़ी राहत मिली। फिर थोड़ी देर के लिए सब शांत हो गया। मोनिका ने सिर पीछे दीवार से टिका लिया और पूछा, तुम्हारा परिवार कहां है? बबलू ने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैं और मां ही थे। जब वो चली गईं तो फोस्टर केयर में गया, लेकिन वहां नहीं टिक सका। क्यों? मोनिका की आवाज भर्रा गई। कुछ जगहों में कीड़े थे और कुछ जगहों में कीड़ों से भी खतरनाक लोग। मोनिका उसकी ओर देखती रह गई। इस बच्चे को देखना और सोच पाना कि उसने ऐसी जिंदगी अकेले झेली है, उसकी हिम्मत हिला देने वाली थी। बहुत लोग हमें देखते ही नहीं, बबलू बोला। स्ट्रीट किड्स को, वो बस निकल जाते हैं। मैंने भी तुम्हें तब तक नहीं देखा जब तक तुमने आवाज नहीं दी, मोनिका बोली। यही बबलू है बचने का, बबलू बोला। कभी कभी बचने के लिए अदृश्य बनना पड़ता है। अचानक वो चौकन्ना हो गया। फिर से हो रहा है? मोनिका ने सिर हिलाया। उसका हाथ अब क्रेट के कोने को कसकर पकड़ रहा था। अब असली काम शुरू हो रहा है, बबलू बोला। अब तुम्हें बहुत दबाव लगेगा, जैसे टॉयलेट जाना हो। वो बच्चा नीचे आ रहा है। नहीं नहीं, यह बहुत जल्दी हो रहा है, मोनिका दर्द से बोली। नहीं, यह एकदम सही समय है। बबलू ने उसका हाथ थामा। और मैं हूं यहां, तुम अकेली नहीं हो। मोनिका की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। बारिश अब रुक चुकी थी। अब सिर्फ एक धीमी सी बूंदाबांदी हो रही थी, बेकरी की छत से टपकती बूंदें जैसे टाइमर हों। बबलू फिर चुपचाप उसके पास बैठ गया, तौलिया हाथ में लिए, तैयार। उसकी आंखें चौकस थीं, लेकिन कहीं और भी खोई हुई। अपनी मां के बारे में बताओ, मोनिका ने धीरे से कहा। बबलू ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लोग उससे यह सवाल नहीं पूछते थे। वो एक दमदार औरत थी। उसने कुछ सोचकर कहा, नाम था रेनू। वो क्या करती थी इससे पहले कि तुम सड़क पर आ गए? मोनिका ने पूछा।
वो एक ऐसा हेल्थ सेंटर जहां बच्चे का जन्म डिलीवरी होता है, लेकिन यह अस्पताल जैसा नहीं होता। यहां आमतौर पर नर्सें, मिडवाइव्स, दाई और अन्य स्टाफ होता है जो प्राकृतिक तरीके से डिलीवरी कराते हैं। यह ज्यादा आरामदायक और घरेलू माहौल जैसा होता है। वह वही काम करती थीं, पर जब वो बंद हुआ तो उन्होंने खुद ही घर घर जाकर औरत की मदद करनी शुरू कर दी। मोनिका अब उसकी तरफ देखकर सुन रही थी, और जब वो चली गई, उसकी मुस्कान गायब हो गई। एक छोटा होटल जहां सफर करने वाले लोग रुकते हैं, यह आमतौर पर सड़क के किनारे होता है और थोड़े पैसे में कम सुविधाओं वाला ठहरने का विकल्प होता है। हम वहीं रहते थे। मम्मी बहुत थकी रहती थीं, ज्यादा सोती थीं। मुझे लगा बस थक गई हैं, पर असल में वो बहुत बीमार थीं। डराना नहीं चाहती थी मुझे। क्या हुआ था? डायबिटीज थी, दवाइयों के पैसे नहीं थे अब। मोनिका को ऐसा लगा जैसे उसका सीना अंदर से दब रहा हो। तुम वहां थे? हाँ, मैंने ही एम्बुलेंस को कॉल किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थोड़ी देर के लिए सब चुप हो गया। उसकी बातों का वजन ठंडी हवा में लटक रहा था। इसके बाद मुझे एक शेल्टर होम में भेजा गया, पर वो जगह ठीक नहीं थी। एक कमरे में 5 बच्चे, खाना नहीं मिलता था अगर खुद के लिए न लड़ो। 2 हफ्ते में ही छोड़ दिया मैंने। मोनिका ने अपना आंसू पोंछा। तब से तुम बाहर ही रह रहे हो? लगभग। कभी कभी सेंट रेमंड्स में जगह मिल जाती है, लेकिन अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो बाहर कर देते हैं। मोनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका जीवन बबलू से इतना अलग था कि सोच भी नहीं सकती थी। हीटेड फ्लोर, नानी, एक्सपेंसिव टीज, और ये बच्चा सड़कों पर जी रहा था। तुम सिर्फ 12 साल के हो, उसने धीरे से कहा। तुम्हें यह सब नहीं पता होना चाहिए था। बबलू ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में एक अलग सी गहराई थी। न गुस्सा, न उदासी, बस कुछ ऐसा जो उसकी उम्र से कहीं बड़ा था। जिंदगी कभी तैयार होने का इंतजार नहीं करती, उसने धीरे से कहा। दोनों कुछ पल चुप रहे। मोनिका ने अब भी उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। फिर अचानक मोनिका ने तेज सांस ली। कॉन्ट्रैक्शन, बहुत तेज वाला। बबलू तुरंत हरकत में आया। ठीक है, अब असली वक्त आ गया है। इस पैर को ऊपर रखो, अब तुम्हें जोर लगाना पड़ेगा। मुझे डर लग रहा है, मोनिका की आवाज कांपी। पता है, बबलू ने कहा, लेकिन तुम अकेली नहीं हो, मैं यहीं हूं। उसने तकिए को कसकर पकड़ा। बबलू? हां, अगर बेटी हुई तो मैं उसका नाम रोशनी रखना चाहती हूं। बबलू चौंका, फिर हल्का सा सिर हिलाया। मम्मी को अच्छा लगेगा। और फिर जैसे जैसे दर्द और जोर बढ़ता गया, उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, इस दुनिया में एक नई जान लाना। मोनिका की पहली चीख गूंजती हुई गली की दीवारों से टकराई। वो आवाज जोरदार थी, प्लान नहीं थी, बस उसके भीतर से निकली कच्ची सच्ची। बबलू नहीं डरा, वो उसके पास ही रहा। एक हाथ उसकी पीठ पर, दूसरा उसके पैर को सहारा देता हुआ। बस यही तो चाहिए था। बच्ची आ रही है, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। मोनिका ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि बबलू को अपनी कलाई की हड्डियां हिलती हुई महसूस हुई। नहीं हो रहा मुझसे बबलू। हो रहा है, तुम कर रही हो, रुकना मत। लेकिन तभी एक और आवाज गली में गूंजी, किसी के तेज कदमों की आहट। यहां क्या हो रहा है? एक आदमी की आवाज आई, तेज और गुस्से से भरी। बबलू ने ऊपर देखा। एक आदमी आया था काले विंडब्रेकर में, लगभग 40 साल का, हाथ में जिम बैग लिए हुए। वो रुका जब उसने देखा मोनिका लेटी हुई लेबर में, और बबलू उसके पास बैठा। हट यहां से, उसने गुस्से में कहा। तू क्या कर रहा है उसके साथ? मोनिका ने मुश्किल से सिर घुमाया, आंखों में डर। नहीं नहीं, ये मेरी मदद कर रहा है, प्लीज। मदद? आदमी ने थूका। ये तो बच्चा है। फोन कहां है तेरा? किसी को कॉल कर। बबलू उठ खड़ा हुआ, दोनों हाथ ऊपर किए। सर, वो लेबर में है, मैं बस बच्ची डिलीवर कर रहा हूं, फोन की बैटरी खत्म हो गई है। बबलू अब तक 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त से मोनिका की मदद कर रहा था, लेकिन वो आदमी जो अचानक वहां आया था अब भी शक में था। तू 12 साल का है, उसने गुस्से में कहा। मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा, यह सब सही नहीं लग रहा।
मोनिका फिर से दर्द से कराह उठी, एक लंबी गहरी आवाज, जैसे वो खुद को समेट रही हो। उसकी आंखें आदमी की ओर देख रही थीं, डर से भरी हुई। प्लीज, उसने धीमी आवाज में कहा, इसको करने दो। ये जानता है क्या कर रहा है। ये अकेला आया मेरी मदद के लिए। आदमी थोड़ी देर हिचका। हाथ अब भी फोन पर था, लेकिन उसने कॉल नहीं की। बबलू की आवाज अब धीमी और शांत थी, जैसे किसी बड़े ने समझाया हो। आप 911 को कॉल कर सकते हैं, जरूर करें, लेकिन जब तक वो आते हैं आप ये पानी की बोतल और तौलिया पकड़ाइए। उसकी डिलीवरी अभी हो रही है, इसी पल। आदमी ने मोनिका को देखा, उसका कांपता शरीर, फूला हुआ पेट, और तभी उसे असलियत समझ में आई। ये सच में लेबर में है। वो थोड़ा पीछे हटा, फिर धीरे से नीचे बैठ गया। बता, क्या करना है? उसने कहा। बबलू ने बिना रुके कहा, उसका सिर ऊपर रखिए, उससे बात करते रहिए, उसे होश में रखना है। मैं नीचे रहूंगा, उसके हिप्स के पास। आदमी अब मोनिका के सिर के पास था, घबराई हुई आवाज में बुदबुदा रहा था, सब ठीक होगा लेडी, सांस लो, सब ठीक होगा। नहीं, ठीक नहीं है, मोनिका ने फुसफुसाया, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पता है, बबलू ने कहा, लेकिन वो बस आने ही वाली है। एक जोर और लगाओ, ऐसे जैसे कुछ भारी उठा रही हो। मोनिका के दांत भींचे हुए थे, होंठ कांप रहे थे। बबलू, मुझे डर लग रहा है। मैं यहीं हूं, तुम्हारे साथ। और फिर वो हुआ। मोनिका का शरीर तन गया। एक अजीब सी चीख, ना पूरी चीख, ना पूरा रोना, उसके मुंह से निकली। बबलू झुका, तौलिया हाथ में था। उसके हाथ नर्म लेकिन सधे हुए थे। और फिर उसने देखा, चमकती सी चमड़ी की झलक, सिर निकल रहा था। हे भगवान, वो आ रही है, बबलू चिल्लाया। मोनिका, ज्यादा जोर मत लगाओ अभी, बस सांस लो। आदमी अब थोड़े हैरान था, लेकिन बुदबुदाया, तू तो सच में जानता है क्या कर रहा है। बबलू ने अब सब कुछ ब्लॉक कर दिया था, आसपास की आवाजें, डर, सब कुछ। उसके हाथ बेहद सावधानी से सिर को पकड़ रहे थे, जैसे कोई अनुभव वाला दाई काम कर रहा हो। और फिर एक नर्म फिसलन भरी सरकन और बच्ची बाहर आ गई। बबलू ने उसे थाम लिया, नन्ही, गर्म, फिसलती हुई। वो नहीं रो रही थी, लेकिन बबलू घबराया नहीं। उसने अपने जैकेट में उसे लपेटा, उसकी पीठ रगड़ी, धीरे लेकिन जोर से। कुछ सेकंड बीते और फिर एक तीखी साफ सी चीख, बिल्कुल वैसी जैसी एक नन्ही जान की होती है। बबलू ने मोनिका की तरफ देखा, उसकी आंखों में हैरानी और राहत एक साथ थी। वो आ गई, उसने धीमे से कहा, तुमने कर दिखाया। लेकिन वक्त अब भी कम था, और रोशनी भी। गली अब शांत थी, बस एक नवजात की रोने की आवाज और मोनिका की टूटी हुई सांसें। वो दीवार के सहारे पीठ टिकाकर बैठी थी, पूरी तरह कांप रही थी। उसके हाथ सामने फैले, जैसे अपनी जान मांग रहे हों। बबलू ने बच्ची को उसके हाथों में दिया, जैसे कांच का टुकड़ा पकड़ रहा हो, बहुत ही प्यार और सावधानी से। वो ठीक है, और तुम भी। मोनिका कुछ बोल नहीं सकी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो अपनी बच्ची को सीने से चिपकाए जा रही थी। उसने बबलू को देखा जैसे कोई चमत्कार सामने खड़ा हो। शुक्रिया नहीं, सिर्फ महसूस करने वाली नजरें। उस आदमी ने अब एक कदम पीछे लिया था। उसका फोन अब भी हाथ में था, लेकिन अब वो कुछ और सोच रहा था। हे भगवान, बड़बड़ाया, मैं समझा था कि तू। मुझे अक्सर लोग गलत समझते हैं, बबलू ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। मोनिका अब बच्ची का नाम बार बार दोहरा रही थी। रोशनी, रोशनी, जैसे कोई दुआ हो। नन्ही बच्ची अब भी रो रही थी, लेकिन सांस ले रही थी जोर से। बबलू फिर से काम पर लग गया। उसने एक तौलिया से बच्ची की नाक साफ की, दूसरे से मोनिका की टांगें हल्के से पोंछी, फिर बैग से अपना आखिरी सामान निकाला, डेंटल फ्लॉस। मोनिका की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। ये किस लिए? नाल के लिए, बबलू ने शांत आवाज में कहा। मां ने सिखाया था, मैं बस बांधूंगा, काटूंगा नहीं, वो अस्पताल करेंगे। मोनिका ने कोई सवाल नहीं किया, बस अपनी बच्ची को थामे रही।
जैसे वो सब कुछ उस बच्चे पर और उस 12 साल के लड़के पर छोड़ चुकी हो। बबलू ने 2 जगह पर फ्लॉस बांधा सधे हुए हाथों से। बच्ची अब शांत थी। उसकी छोटी छोटी आंखें सुबह की हल्की सी परछाइयों को देख रही थीं। मोनिका बस उसे देख रही थी, हैरान थी कि सब कुछ कितनी जल्दी हो गया और ये लड़का कितना शांत और संभला हुआ था। तुमने पहले भी किया है ऐसा? उसने धीरे से पूछा। बबलू ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। ऐसे नहीं, पर हां, तुमने उसकी जान बचाई है, मोनिका बोली। बबलू ने बच्ची की ओर देखा, फिर मोनिका की आंखों में। तुमने ज्यादा किया, मोनिका ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, अगर तुम नहीं होते तो मैं ये नहीं कर पाती। उनके पीछे विंड ब्रेकर पहने आदमी सड़क पर आया और किसी को हाथ दिखाकर रुकवाने की कोशिश करने लगा। हमें एम्बुलेंस चाहिए, यहां अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है। सड़क के उस पार से एक औरत की आवाज आई। मैं कॉल कर रही हूं। बबलू उठ खड़ा हुआ और एक कपड़ा लेकर अपने हाथ पोंछे। मदद आ रही है, उसने कहा। तुम बस लेटी रहो। मोनिका ने उसका बाजू पकड़ लिया। कहीं मत जाना, मैं यहीं हूं, उसने कहा। उसने फिर से बबलू को देखा, उसके पुराने टूटे हुए जूते, गीला हुडी, थकी हुई आंखें। कब से सोए नहीं हो? उसने पूछा। 2 दिन से, बबलू ने कहा, जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं हो। मोनिका की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, कुछ और था। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने कहा। बबलू चुप रहा। दूर से सायरन की आवाजें आने लगीं। लाल बत्तियों की चमक इमारतों पर पड़ने लगी। एम्बुलेंस आ रही है, बबलू बोला। अब तुम सुरक्षित हो। मोनिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? बबलू के चेहरे पर एक पल के लिए कुछ झलका डर या शायद यकीन न होने जैसा कुछ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, उसने बस इतना कहा। कुछ ही पलों में 2 ईएमटी अंदर भागते हुए आए और उनके पीछे एक नौजवान पैरामेडिक भी आया। उसने देखा एक औरत जमीन पर, नवजात बच्ची उसकी गोद में, और एक लड़का जो बेहद शांत था, उसके पास तौलिए, फ्लॉस और भीगा हुआ हुडी। किसने डिलीवरी की? एक ने पूछा। मोनिका ने इशारा किया। उसने। ईएमटी चौंक गया। ये क्या? बबलू ने हाथ ऊपर किए जैसे वो किसी मुसीबत में हो। उसे मदद की जरूरत थी, मुझे आता था, मैं बस। मोनिका ने बीच में बोल दिया। उसकी आवाज साफ और मजबूत थी। उसने हमारी जान बचाई है। पैरामेडिक कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, बच्चे, तुम्हारा नाम? बबलू। यहीं रुको। बबलू नहीं हिला। मोनिका, जो अब भी बहुत कमजोर थी, अब भी बच्ची को सीने से लगाए हुए थी। उसका हाथ फिर से बबलू की तरफ बढ़ा और बबलू ने उसे थाम लिया। और तभी बच्ची रोई, धीमी लेकिन साफ आवाज। वो जिंदा थी। पैरामेडिक्स तेजी से काम में लग गए। मोनिका बहुत कमजोर हो गई थी, चेहरा पीला, होंठ सूखे, लेकिन उसका हाथ बबलू का हाथ थामे रहा जब तक कि स्ट्रेचर पर उसे लिटाकर एम्बुलेंस में नहीं रखा गया। वो जाने नहीं दे रही, ईएमटी ने कहा, थोड़ा हंसते हुए, थोड़ा हैरान होकर। रहने दो, दूसरे ने जवाब दिया। शायद इसी बच्चे ने उसकी जान बचाई है। बबलू उनके साथ एम्बुलेंस की तरफ चला। उसके जूते हर कदम पर छप छप कर रहे थे। उसकी टांगें कांप रही थीं, अब तक के थकान और डर के असर से। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा। मोनिका को, बच्ची को। पीछे बैठी ईएमटी से मोनिका ने कुछ फुसफुसाया। उसने बबलू की तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाया, फिर पूछा, तुम हमारे साथ आ रहे हो? बबलू थोड़ा झिझका। क्या मैं आ सकता हूं? उस औरत ने मोनिका की तरफ देखा, जो अब आधी नींद में थी, लेकिन उसने सिर हिलाया। हां। तो बबलू भी चढ़ गया। वो पीछे की दीवार से टिक कर बैठा और बच्ची के कंबल का एक कोना थामे रहा। सफर के दौरान कोई ज्यादा नहीं बोला, बस मॉनिटर की बीप की आवाज, ऑक्सीजन वाल्व की सीटी और बच्ची की हल्की हल्की आवाजें। बबलू ने बस छत को देखा, ठंडी दीवार से पीठ लगाकर। उसे नहीं पता था अस्पताल में आगे क्या होगा, पर उसे इतना जरूर पता था कि अब तक वो उन्हें यहां तक ले आया है। एक नौजवान जोड़ा, शायद उम्र रही होगी कोई 28 से 30 साल के बीच। औरत के हाथ में मोबाइल था और वो बबलू की तरफ इशारा कर रही थी। वो ही है, वही लड़का जिसे मैंने मदद करते देखा था। मैंने पुलिस को फोन किया था, लेकिन उसे कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? नहीं,
नर्स ने तुरंत जवाब दिया। अब उसकी आवाज में नरमी थी। उसे कोई परेशानी नहीं है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आया। धीरे धीरे, थोड़ा संभल कर। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? बबलू। क्या यहीं कहीं रहते हो? बबलू थोड़ा रुका। किसी तरह से? कोई है जिसे हम बुला सकें? नहीं। गार्ड ने लंबी सांस ली। ठीक है, जरा यहीं बैठो। बबलू बैठ गया। 1 घंटा बीता, फिर एक और। उसे एक सैंडविच दिया गया, जूस मिला, एक गर्म कंबल भी। किसी ने डांटा नहीं, कोई गुस्सा नहीं हुआ, लेकिन कोई उसे लेने भी नहीं आया। फिर एक नर्स लौटी। वो तुम्हें बुला रही हैं। बबलू तुरंत खड़ा हो गया। उसे हॉस्पिटल के गलियारों से ले जाया गया, शांत कमरों से गुजरते हुए एक छोटे से प्राइवेट रूम तक। मोनिका वहां बैठी थी। उसके बाल पीछे बंधे थे, बाजू में आईवी लगी थी। वो थकी हुई दिख रही थी, चेहरा हल्का पीला, लेकिन आंखें जाग रही थीं। उसका बच्चा पास के छोटे से पालने में सो रहा था। तुम आ गए, मोनिका ने कहा। उन्होंने कहा था कि आपने मुझे बुलाया है। हाँ, बुलाया था। उसने बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर हाथ रखा। बैठो। बबलू बैठ गया। कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही, जैसे अब तक यकीन नहीं हो रहा हो कि क्या हुआ। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम्हें पता है आज रात तुमने क्या किया? बबलू ने सिर हिलाया। तुम्हें पता है अगर तुम नहीं होते तो क्या होता? वो चुप रहा। मोनिका थोड़ा आगे झुकी। उसकी आवाज भर आई थी। हम दोनों मर जाते, मैं और मेरी बेटी। कोई नहीं आ रहा था। मैं बेहोश हो जाती। वो रुक गई। मैं उस बात को पूरा भी नहीं करना चाहती। बबलू ने पालने में झांका। बच्ची आराम से सो रही थी, एक हाथ अपने मुंह के पास मोड़ा हुआ। लेकिन अब सब ठीक है, वो एकदम ठीक है। कुछ पल दोनों चुप बैठे रहे। फिर मोनिका ने पूछा, क्या किसी ने तुम्हें बताया? और दोस्तों, इसी के साथ खत्म होती है हमारी कहानी। अगर आपको यह कहानी छू गई हो, दिल से कुछ महसूस हुआ हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।